पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुओ यू हाओ स्नो डेविल किंग और आइस बेयर किंग के साथ सन मून एम्पायर के बेस पर अटैक कर चुका था और सारे सोल टूल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब आगे देखेंगे। भयानक आइस एक्सप्लोजन टेक्निक नीचे की हर चीज को बर्फ के सागर में बदल दिया। आगे बढ़ते हुए आइस बेयर किंग के शरीर से आइसी ब्लू हेलोज निकलने लगे और उसके चारों ओर की आइस एलिमेंट्स तुरंत एक और ब्लिजर्ड में बदल गई, जिसने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। सब कुछ फिर से धुंधला हो गया। ब्लिज़र्ड ने आकाश और धरती दोनों को अंधकारमय बना दिया। जूजी ने अब कोई और हमला करने का आदेश नहीं दिया। उसने अपने सभी सोल इंजीनियर्स को इकट्ठा किया और उन्हें लिंक्ड डिफेंस बनाए रखने का आदेश दिया। इस बार ब्लिज़र्ड पहले जितना लंबा नहीं चला। जब ब्लिज़र्ड लगभग खत्म होने को था, तब तक टाइटन स्नो डेविल्स, आइस बेयर किंग और हुओ यू हाओ पूरी तरह गायब हो चुके थे। एक्सट्रीम नॉर्थ की ठंडी हवाएं अब भी बह रही थी, लेकिन धमाके अब बंद हो चुके थे। सब कुछ फिर से शांत हो गया। ब्लिज़र्ड की वजह से ज़मीन पूरी तरह सफ़ेद बर्फ से ढक चुकी थी। यहाँ तक कि रात में भी सफ़ेद बर्फ हल्की रोशनी बिखेर रही थी। उसी समय एक गहरी आवाज़ हवा में गूंज उठी। यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। मनुष्यों, एक्सट्रीम नॉर्थ छोड़ दो। ये वह जगह नहीं है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो हम दया नहीं दिखाएंगे। सारा जीवन बर्फ और हिम में बदल जाएगा। ये आवाज़ हवाओं के साथ आई और पूरे कैंप में गूंज गई। ये इतनी गूंजदार थी मानो स्वयं स्वर्ग क्रोधित हो उठा हो। ये आवाज़ सभी सोल इंजीनियर्स ने वह मानव आकृति नहीं देखी थी जो पहले प्रकट हुई थी, क्योंकि होयोहाव ने शुरुआत से ही खुद को इमिटेशन से छिपा लिया था। लेकिन इस आवाज़ को सुनते ही सभी सोल इंजीनियर्स के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। यह सिर्फ एक चेतावनी थी, एक्सट्रीम नॉर्थ के आइस प्लेन्स की चेतावनी। हर एम्पायर का एक्सट्रीम नॉर्थ की सोल बीस्ट दुनिया के बारे में जान बहुत सीमित था। इसका कारण यह था कि वहाँ की सोल बीस्ट्स केवल आइस टाइप सोल मास्टर्स के लिए उपयोगी थीं। लगभग कोई भी सोल मास्टर वहाँ सोल रिंग लेने नहीं जाता था। इस वजह से उनका एक्सट्रीम नॉर्थ के आइस प्लेन्स के बारे में समझना बहुत सीमित था। वे विशालकाय प्राणी जो 100 मीटर से भी ऊंचे थे और वह भयानक विशाल भालू जो पहले प्रकट हुआ था, उन सोल इंजीनियर्स के मन में गहरी छाप छोड़ गए। सन मून एम्पायर के हैंड दैट प्रोटेक्ट्स द नेशन के रूप में वे अपने आप में बहुत आत्मविश्वासी थे, बल्कि घमंडी भी। अपनी स्थापना के बाद से यह पहली बार था जब उन्हें इतना बड़ा झटका लगा था। भले ही हताहत कम हुए हों, लेकिन उनका नुकसान बहुत बड़ा था। लगभग सभी एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स नष्ट हो चुके थे। नीचे का सोल फॉर्मेशन भी बर्बाद हो गया था। आधे महीने की मेहनत से बनाए गए ढांचे अब खंडहर बन चुके थे। सैकड़ों तंबू नष्ट हो गए थे और हजारों सैनिक ठंड में कांप रहे थे। क्या एक्सट्रीम नॉर्थ वास्तव में इतना भयानक है? ये कैसी शक्ति थी? क्या उन्होंने यहाँ रेयर मेटल्स की खुदाई करके इस भूमि का क्रोध आमंत्रित कर लिया था? सिर्फ सोल इंजीनियर्स ही नहीं, बल्कि साधारण सैनिकों ने भी वह आवाज सुनी थी। सोल इंजीनियर्स की तुलना में साधारण सैनिक देवताओं से अधिक डरते थे। ठंड के कारण उनका मनोबल और भी गिर गया। जूजी हवा में चुपचाप तैर रही थी। बाकी लोग नहीं जानते थे, लेकिन वह जानती थी। हालांकि उसने बस एक झलक ही देखी थी, इससे पहले कि हुओ युहाओ ने खुद को छिपा लिया, लेकिन उसे यकीन था वह वही था। वह निश्चित रूप से वही था। भले ही अब वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन उसका मार्शल सोल ट्रू बॉडी बहुत अनोखा था। यह वही है। उसने केवल श्रेक एकेडमी से सहयोगी नहीं लाए, बल्कि एक्सट्रीम नॉर्थ की सोल बीस्ट्स को भी साथ लाया है। जूजी जितनी भी बुद्धिमान थी, वह यह नहीं समझ पा रही थी कि वे सोल बीस्ट्स हुयुहाओ की बात कैसे मान रही थीं। और ऊपर से यह लड़ाई भी सोल बीस्ट की तरफ से शुरू नहीं हुई थी। यह एक योजनाबद्ध हमला था। बहुत कम लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन उनके सभी सोल टूल्स नष्ट हो गए। यह स्पष्ट रूप से एक एम्बुश था और उसका नेतृत्व युहाओ ने किया था। अब जूजी के पास सोचने का समय नहीं था। उसने दांत भींचे और तुरंत आदेश देना शुरू किया। सबसे पहले जिन सैनिकों के तंबू नष्ट हो गए थे, उनकी मदद की जाए। उन्हें अस्थायी रूप से लिंक डिफेंसिव फॉर्मेशन के अंदर वाले तंबुओं में स्थानांतरित किया जाए। चाहे भीड़ हो जाए, कोई और विकल्प नहीं था। साथ ही उसने सभी सोल इंजीनियर्स को आदेश दिया कि वे अपने तंबू सोल सैनिकों को दें। फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन अच्छी तरह सुसज्जित थी। हर सोल इंजीनियर का अपना तंबू था। भले ही वे बहुत बड़े न हों, लेकिन उनमें कुछ लोग आसानी से रह सकते थे। इसके अलावा परिपक्व गाय की खाल से बने तंबू सामान्य तंबुओं से कहीं अधिक गर्म थे। घायल सैनिकों को रखने के लिए बिल्कुल उपयुक्त। इसी समय सोल इंजीनियर्स की फायर टाइप एबिलिटीज सैनिकों को गर्म रखने का सबसे अच्छा तरीका बन गई। पूरा बेस फिर से सक्रिय हो गया। हालांकि मनोबल गिरा हुआ था,
लेकिन जूजी की सूझबूझ ने स्थिति को संभाल लिया। उसने यहाँ तक किया कि अपने ही तंबू को घायल सैनिकों के लिए दे दिया। इस कारण सैनिकों के दिलों में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया और मनोबल और गिरने से बच गया। जब सब कुछ अंततः संभल गया, तब तक आसमान उजाला हो चुका था। जूजी ने जब उन टूटे सोल टूल्स को देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ हार नहीं थी, यह विनाशकारी पराजय थी। भले ही ज्यादा जाने नहीं गई, लेकिन मशीनों का नुकसान अपूरणीय था। हो युहाओ, तुम बहुत निर्दयी हो, जूजी ने मन ही मन कहा। लेकिन जैसे ही उसने लड़ाई के दौरान की घटनाएं याद की, उसका चेहरा धीरे धीरे नरम पड़ गया। वह जानती थी हो युहाओ ने दया दिखाई थी। अगर वह चाहता तो उन सोल बीस्ट्स को आदेश देकर पूरे कैंप का संहार करा सकता था। अगर ऐसा हुआ होता तो आधे से ज्यादा सैनिक मर जाते और सोल इंजीनियर्स भी नहीं बचते। सोल फॉर्मेशन के नष्ट होने के बाद उनके पास कोई मौका नहीं बचता। लेकिन होयुहाओ ने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ विनाश किया, हत्या नहीं। बढ़त पाने के बाद उसने पीछे हटने का फैसला किया। जूजी जानती थी कि भले ही उनके पास लिंक्ड सोल टूल्स का सहारा था, लेकिन वे मुश्किल से एक या दो विशाल सोल बीस्ट्स को ही मार पाते, और इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। अगर उनका सोल पावर खत्म हो जाता और वे अपना बैरियर नहीं बनाए रख पाते, तो उन्हें भागना पड़ता, और फिर ट्वेस्टी फाइजड सैनिकों की सेना का क्या होता? जब उसने ये सब सोचा, तो उसका गुस्सा कम हो गया। उसने स्वीकार किया कि उसकी हार उसकी खुद की सीमित जानकारी की वजह से थी। हम्फ, अगली बार अगर तुम मेरे हाथ आए, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, उसने मन ही मन कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की लाली छा गई। हो युहाउथैन स्नो डेविल्स को लेकर पीछे हट चुका था। वे अपने अस्थायी बेस पर लौट आए, जो 50 किलोमीटर दूर था। लेकिन यह जीत उतनी आसान नहीं थी जितनी जुजी ने सोचा था। आइसबेयर किंग के सीने पर 10 वर्ग मीटर से अधिक का जलने का निशान था। वह बुरी तरह घायल था। फायर फीनिक्स डोलू का सोरिंग फीनिक्स बहुत शक्तिशाली था, जितना हो युहाओ ने सोचा था उससे भी अधिक। आइसबेयर किंग ने अपनी सबसे ताकतवर तकनीक आइसबेयर मीटियोर का उपयोग किया था, लेकिन लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल्स के प्रभाव के कारण वह कमजोर हो गया और टकराने के बाद घायल हुआ। टाइटन स्नोडेविल किंग अपनी मानव रूप में लौट आया और होयुहाओ के पास खड़ा था। आइसबेयर किंग भी अपने मानव रूप में आ गया, लेकिन जमीन पर बैठा रहा और अपनी चोट भरने के लिए सोल पावर चलाने लगा। टाइटन स्नोडेविल किंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि मनुष्य हमारे खिलाफ इतने शक्तिशाली हथियार बार बना सकते हैं। मैं गलत था। मनुष्य सच में ताकतवर हो चुके हैं। वो युहाओ ने सिर हिलाया और कहा, मेरी योजना पूर्ण नहीं थी, इसलिए लिटिल बाय घायल हुआ। लिटिल बाय, अब कैसा महसूस हो रहा है? आइस बेयर किंग ने करवट बदलते हुए अपना जलता हुआ सीना बर्फीली जमीन से लगाया और कहा, मैं ठीक हूं। ग्रैंडपा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुमने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन मैं ज्यादा आत्मविश्वासी था। अगर मैं उनके हमले से बचने की कोशिश करता तो ये नहीं होता। ताई सही कहता है। मनुष्य डरावने हैं। भले ही हमारे पास पूरी बढ़त थी, लेकिन अगर हमें उन्हें पूरी तरह समाप्त करना होता, तो हमें भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। होयुहाओ ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, इसीलिए मैंने सिर्फ उन्हें सबक सिखाकर पीछे हटने का फैसला किया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। शुक्र है कि इस बार ज्यादा जाने नहीं गई। टाई ने होयुहाओ की ओर सिर हिलाया और कहा, तुम स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस के साथी हो, और इसका मतलब है कि तुम हमेशा एक्सट्रीम नॉर्थ के मित्र रहोगे। अगर भविष्य में कभी तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ किसी को भेजना और हमें निर्देश देना। ये कहते हुए उसने झुककर अपना हाथ होयुहाओ के सामने बढ़ाया। वह मानव रूप में था, लेकिन फिर भी होयुहाओ से कहीं अधिक बलशाली दिख रहा था। उसकी चौड़ी हथेली पर बर्फीले नीले रंग का एक स्नोफ्लेक था, जो मानो बर्फ और बर्फ के टुकड़ों से बना हो। लेकिन जब होयो ने उसे लिया, तो उसे हैरानी हुई कि वह स्नोफ्लेक वास्तव में हल्का गर्म था। फिर भी उसमें मौजूद अल्टीमेट आइस की भयावह शक्ति को वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह स्नो एम्प्रेस रिट है, और इसे स्नो एम्प्रेस ने स्वयं दिया है। अगर भविष्य में तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, तो किसी को ये रिट देकर एक्सट्रीम नॉर्थ भेजना। हम तुम्हारे हर आदेश या अनुरोध का पालन करेंगे। हुआयुहाओ ने कहा, धन्यवाद, और बिना मना किए उसने स्नो एम्प्रेस रिट अपने स्टोरेज सोल टूल में रख ली। एक्सट्रीम नॉर्थ की शक्ति अत्यंत प्रबल थी। इसके अलावा एक्सट्रीम नॉर्थ की सीमा हेवनली सोल और डोलिंग एम्पायर के उत्तरी क्षेत्रों से मिलती थी। शायद भविष्य में उसे वास्तव में उनकी सहायता की आवश्यकता पड़े। टाइटन स्नोडेविल किंग सीधा खड़ा हुआ। हमने अपना कार्य पूरा कर लिया है, अब हम विदा लेते हैं। कृपया स्नो एम्प्रेस को मेरा प्रणाम कहना। नीली रोशनी चमकी और स्नो एम्प्रेस हुहाओ के पास प्रकट हुई। स्नोडेविल किंग ने तुरंत झुककर उन्हें प्रणाम किया।
और आइस बेयर किंग ने अपने आसन को और भव्य बना लिया। स्नो एम्प्रेस ने स्नो डेविल किंग को गंभीर नज़रों से देखा और कहा, मैं एक्सट्रीम नॉर्थ तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। आता है, मैं तुम्हें ये देती हूँ, इससे तुम एक और ब्रेक थ्रू झेल पाओगे। स्नो एम्प्रेस ने हाथ हिलाया और नीली रोशनी की एक किरण स्नो डेविल किंग की ओर उड़ी। स्नो डेविल किंग ने उसे सहजता से पकड़ा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं आपके इस उपकार, मेरे जीवन को बढ़ाने के एहसान को सदा याद रखूंगा। उसने स्नो एम्प्रेस को 3 बार प्रणाम किया और अपने टाइटन स्नो डेविल्स कबीले के साथ वहां से चला गया। हुईहाओ जानता था कि स्नो एम्प्रेस ने उसे क्या दिया है, लेकिन उसने उन्हें रोका नहीं। वह समझ गया था कि स्नो एम्प्रेस उसकी ओर से मित्रता का पुल बना रही थी। अब एक्सट्रीम नॉर्थ के साथ उसका संबंध और गहरा हो गया था। आइस बेयर किंग ने टाइटन स्नो डेविल किंग की ओर ईर्ष्या भरी नजरों से देखा और बड़बड़ाया, इतना खुश होने की क्या बात है? मेरा समय भी आएगा। स्नो एम्प्रेस ने उसकी ओर देखा और कहा, फिलहाल युहाओ के साथ रहो, कुछ दिन अपने घावों का उपचार करो, फिर हम प्रस्थान करेंगे। वह वाक्य होयुहाव की ओर था और फिर वह उसके शरीर में विलीन हो गई। आइस बेयर किंग ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और बर्फ पर बैठ गया। बर्फ इतनी ठंडी थी कि साधारण मनुष्य वहां लेटते ही मर जाते, लेकिन आइस बेयर किंग को यह वातावरण सुखद लग रहा था। होयुहाव ने मुड़कर दूर स्थित सन मून एम्पायर के शिविर की ओर देखा और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। पिछली बार मैं हारा था, जूजी, लेकिन इस बार मैंने वापसी कर ली है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस संदेश को समझोगी और जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओगी। उस राह चिंता नहीं थी कि उसका सबक पर्याप्त नहीं था। इतने सारे बेस और संरचनाएं नष्ट हो चुकी थीं। जूजी चाहकर भी इतनी जल्दी सब कुछ पुनर्निर्मित नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि उन संरचनाओं को लाने में ही भारी खर्च हुआ था। अब उतने साधन दोबारा लाना कम से कम 2 महीने का काम था। ने सोचा कुछ रेयर मेटल्स अपने साथ ले, लेकिन इतनी ठंड में यह करना लगभग असंभव था। उसकी व्यक्तिगत शक्ति सीमित थी। उसने टाइटन स्नो डेविल से मदद लेने के बारे में भी सोचा, लेकिन अब स्नो डेविल किंग एक्सट्रीम नॉर्थ का नया शासक था और वह उस पर आदेश नहीं चला सकता था। इसलिए उसने विचार त्याग दिया। अब सन मून एम्पायर को दोबारा यहाँ खुदाई करने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। इस बीच होयुहाओ के पास समय होगा कि वह ये जानकारी अकादमी तक पहुंचा सके, जो आगे हेवनली सोल और डोलिंग एम्पायर्स को सूचित करेगी। उसने आइस बेयर किंग से कहा कि वह यहीं रहकर अपने घावों का उपचार करे, जबकि वह स्वयं चुपचाप सन मून एम्पायर के शिविर की ओर जांच करने निकला। अब जब एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स नहीं थे, तो उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी। उसकी कंसीलमेंट क्षमता पूर्ण रूप से सुरक्षित थी। ऊंचाई से देखते हुए होयोहाव ने देखा कि सनमून एम्पायर का शिविर कितना बिखरा हुआ लग रहा था। अब तक सूरज निकल चुका था और सेना पूरी लगन से अपने क्षतिग्रस्त यंत्रों को इकट्ठा कर रही थी और साथ ही शिविर को हटाने की तैयारी में थी। होयोहाव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। क्या वे आखिरकार जा रहे हैं? मशीनों का नुकसान सबसे बड़ा नहीं था, उन्हें फिर से बनाया जा सकता था। लेकिन उनके कई तंबू नष्ट हो गए थे, जिससे सैनिकों के पास आराम करने की जगह नहीं बची थी। इतनी ठंड में यह उनके लिए जानलेवा था। जूजी अपने सैनिकों की इतनी कठोरता से कमान संभालती थी, लेकिन वह इतनी निर्मम नहीं थी कि उन्हें ऐसे हालात में छोड़ दे। इसलिए पीछे हटना उसका एकमात्र विकल्प था। उसने सोचा कि जितनी खुदाई हो चुकी थी, उतना मटेरियल वे अपने साथ ले जाए, इसमें कोई हानि नहीं। वैसे भी वह अब उन्हें रोक नहीं सकता था। दोपहर तक सेना ने अपने उपकरण समेटे और भोजन के बाद दक्षिण की ओर हेवनली सोल एम्पायर की दिशा में प्रस्थान किया। फायर फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन पीछे की ओर सुरक्षा में थी। उन्हें जाते हुए देखकर होयुहाव के दिल में हल्की उदासी उठी। आखिरकार वह और जूजी दो विपरीत पक्षों पर खड़े हो चुके थे। क्या भविष्य में वह उसका सामना कर पाएगा? काश हम फिर युद्ध भूमि पर कभी आमने सामने ना आए। लेकिन जब वह सन मून एम्पायर की मार्शल है, तो क्या यह संभव है? इन्हीं विचारों में डूबा हुओयुहाव अचानक देखता है कि बर्फ से ढके शिविर में एक लाल रोशनी चमकी। वह हल्की थी, पर सफेद बर्फ में बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने आई ऑफ डेस्टिनी सक्रिय किया और उस दिशा में नजर डाली। उसे शीघ्र ही दिखाई दिया कि वहां एक स्त्री खड़ी थी और लाल रोशनी उसके शरीर से निकल रही थी। वह जूजी थी। इस पल में जूजी का चेहरा पीला और उदास था, लेकिन फिर भी उसमें एक अनुपम सुंदरता झलक रही थी। वह उसी दिशा में देख रही थी जहां हुईहाव छिपा था। क्या वह मेरा इंतजार कर रही है?
उसे अंदाजा था कि मैं यहाँ जांच करने आऊंगा। वो युहाव का हृदय हल्का कांपा। उसने एक लंबी सांस ली और जूजी की ओर उठ चला। जूजी ने उसे दूर से अपनी ओर आता देखा। उसके चेहरे का दुख धीरे धीरे मिट गया और होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। वह मन ही मन बोली, यह व्यक्ति सचमुच दयालु है। हो युहाव उसके सामने लगभग 5 मीटर की दूरी पर उतरा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उनकी अभिव्यक्ति में जटिलता और गहराई थी। इस बार तुम जीत गए, जूजी ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में हल्की नाराजगी थी। होयुहाव ने सांस छोड़ी। सच कहूं तो मैं जीतना नहीं चाहता था। काश हम विपरीत पक्षों पर न होते। तो मेरे पक्ष में आ जाओ, जूजी ने तीखे स्वर में कहा। अगर तुम मेरे साथ हो जाओगे तो हम दुश्मन नहीं रहेंगे। मौन रहा। कुछ पल बाद उसने शांत स्वर में कहा, हमारे अपने अपने आदर्श और संकल्प है। अगर तुमने अपना रास्ता चुन लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। और तुमने देखा होगा कि मैंने कोशिश भी नहीं की। जूजी ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैंने यहां तुम्हारे लिए जाल बिछाया हो? क्या तुम भूल गए कि मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारा दिल बहुत नरम है। कहा जाता है कि दयालु व्यक्ति सेना का नेतृत्व नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कल रात दुश्मन पर पूरी ताकत से हमला करती। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी बढ़त का फायदा उठाकर अधिक से अधिक दुश्मन कमजोर करो और मुझे भी मिटा दो। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और अब यहां मुझसे मिलने चले आए। क्या तुम्हें डर नहीं कि इस बार तुम बच नहीं पाओगे? होयुहाव हल्का मुस्कुराया। लेकिन मैंने कभी तुम्हें अपना दुश्मन माना ही नहीं। उसके ये सरल शब्द जूजी के हृदय को छू गए। वह उसे चुपचाप देखती रही। उसके चेहरे से क्रोध मिट गया और उसकी जगह एक शांत मुस्कान ने ले ली। उसने धीमे से कहा, तुम सचमुच वही व्यक्ति हो जिसे मैंने चुना है। चाहे तुम कितने भी मूर्ख क्यों न हो, तुम प्यारे लगते हो। लेकिन किस्मत यही है कि हम विरोधी हैं। तुम इस बार जीते हो, लेकिन अगली बार शायद नहीं। काश हम फिर से देर से मिलें, क्योंकि मैं वास्तव में तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानना चाहती। ये इसलिए नहीं कि तुम कठिन प्रतिद्वंदी हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकती। अब तुम जा सकते हो। होयुहाव ने शांत स्वर में पूछा, क्या इसे सच में बदला नहीं जा सकता, जुजी? जी ने सिर हिलाया। होयुहाव ने और कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि जूजी ने बहुत पहले अपना निर्णय ले लिया था और उसका प्रश्न केवल आशा की एक अंतिम डोर था। जूजी आसमान की ओर देखती है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी है और वो धीरे से बुदबुदाती है, शायद अगली बार जब हम मिले तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी, लेकिन वो मैं अभी नहीं दे सकती। होयुहाव हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलकती है। उसे समझ ही नहीं आता कि जी क्या कहना चाह रही है। जूजी अचानक गुस्से में बोलती है, तुम अब तक गए क्यों नहीं? वो युहाव धीरे से मुस्कुराता है। उसकी आवाज में शांति और दर्द दोनों है। अलविदा जी। अगर हम दोबारा मिलें तो मैं चाहता हूं कि हम दुश्मन बनकर न मिलें। मैं सच में चाहता हूं कि तुम वही सीनियर रहो जिसने मेरे साथ पढ़ाई की थी, जिसने मेरी चोटों का इलाज किया था। अपना ख्याल रखना। अगर कभी ऐसा दिन आया जब हमें युद्ध के मैदान पर नहीं लड़ना पड़ेगा, तो मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर आसमान की ओर उठ जाता है। उसका चेहरा धुंध में गुम होता चला जाता है और जूजी वहीं खड़ी रह जाती है, आंखों में आंसू लिए हुए। वो गुस्से में जमीन पर जोर से पैर पटकती है। आह! उसकी चीख दिल की गहराइयों से निकलती है। उसके अंदर का सारा दर्द बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद वो खुद से बुदबुदाती है। तुम कहती हो उसका दिल नरम है, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम क्यों नहीं कर पाई उसे खत्म? तुम जानती हो कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर वो मर जाता तो तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहती। वो अब भी खुद से बातें कर रही थी जब अचानक उसके चारों ओर लाल रोशनी के गोले उभरने लगे। 4 विशाल सोल टूल्स धीरे धीरे ऊपर उठे और एक लाल साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा। वो थी फायर फिनिक्स डोलू, लुआन फेंग। लुआन फेंग ने गंभीर स्वर में पूछा, कमांडर, आपने आदेश क्यों नहीं दिया? जूजी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब आंसू झिलमिला रहे थे और अचानक वो लुआन फेंग की बाहों में गिर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। लुआन फेंग कुछ पल के लिए सन्न रह गई। फिर उसने गहरी सांस ली और जूजी को थामते हुए बोली, हाय, हाय ये लड़की भी। उसने सिर हिलाया, मानो सब कुछ समझ चुकी हो। दूर आसमान में होयुहाव ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मजबूर सी मुस्कान थी। जूजी, काश तुमने मुझ पर हमला करने का आदेश दे दिया होता, तो शायद मैं भी अपने दिल को कठोर बना पाता। लेकिन तुम्हारी इस नरमी ने मेरे दिल को फिर से कमजोर कर दिया।
अब मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। असल में होयुहा बहुत सावधान था। वो जानता था कि जूजी जैसी चालाक लड़की उस पर घात लगाकर हमला भी कर सकती थी। इसलिए वहाँ उसका असली शरीर नहीं, बल्कि उसकी स्पिरिचुअल फॉर्म थी। अगर जूजी ने हमला करने का आदेश भी दिया होता तो उसके पास भाग निकलने के कई तरीके थे। लेकिन जूजी ने कुछ नहीं किया। दोनों के बीच जो जंग थी वो अब एक दर्द भरी विदाई में बदल गई थी। जी खुद से नाराज थी और हो युहाओ भी अपने दिल की कमजोरी से नफरत कर रहा था। जूजी वहां से अपने भरोसेमंद लोगों के साथ चली गई। एक्सट्रीम नॉर्थ फिर से शांत हो गया। बस बर्फ में खुदाई के निशान बाकी रह गए। फिर हो युहाओ आइस बेयर किंग के पास लौटा। वो अब भी घायल था। यूहा उसके बगल में बैठा पद्मासन लगाकर ध्यान में डूब गया। ठंडी हवाओं के बीच वो फिर से साधना में लीन हो गया। 3 दिन बीत गए। आइस बेयर किंग के घाव पूरी तरह भर चुके थे। अब दोनों फिर से निकल पड़े। मंजिल थी ड्रैगन सिटी। वहां नैनचुक्यू उनका इंतजार कर रही थी। ड्रैगन सिटी पर सनमून एम्पायर का असर नहीं था। सब कुछ पहले जैसा ही था। लेकिन शहर में धीरे धीरे सोल टूल्स की तकनीक फैल रही थी। जब होयुहा वहां पहुंचा, नानचुक्यू का चेहरा पहले गुस्से से लाल था। इतने दिन बाद लौटे हो, एक संदेश तक नहीं भेजा। हुईहाव ने होंठों पर उंगली रखकर कहा, "श्श, शांत रहो। मैं एक्सट्रीम नॉर्थ में था, वहां से संदेश कैसे भेजता?" तभी नानचू की नजर पीछे खड़े गोल मटोल इंसान पर पड़ी, जिसका पेट अंडे जैसा था और चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ। "ये कौन है?" उसने पूछा। आइस बेयर किंग आगे बढ़ा और बोला, "नमस्ते ग्रैंड मदर, मैं लिटिल बाय हूँ।" नानचुक्यू का मुंह खुला रह गया। ग्रैंड? होयुहाव का सिर घूम गया। उसने तुरंत उसके सिर पर चपत मारी। "वो तुम्हारी ग्रैंडमदर नहीं है, बकवास मत करो।" लिटिल बाय ने सिर झुका लिया और बोला, "ग्रैंडफादर, ये तो बहुत सुंदर हैं, इसलिए मैंने सोचा ये मेरी ग्रैंडमदर होंगी।" नानचुचू का चेहरा लाल पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, "रुको, आधा महीना तुम गायब रहे और अब एक मोटा पोता लेकर लौटे हो?" हुओ युहाओ ने मजबूर होकर मुस्कुराते हुए कहा, "वो मेरा दूर का रिश्तेदार है, बस इतना ही समझो।" नानचुकू ने शक से लिटिल बाय को देखा। उसे लग रहा था कि इस मोटे में कुछ तो रहस्य है। फिर हो युहाओ ने गंभीरता से कहा, "चुचू, मैंने पता लगाया है कि वो सेना एक्सट्रीम नॉर्थ में रेयर मेटल्स की खुदाई कर रही थी और अब उन्हें वहां के खनिज मिल भी गए हैं। वो लौट गए हैं, लेकिन भविष्य में फिर आ सकते हैं। हमें ये जानकारी तुरंत अकेडमी तक पहुंचानी होगी।" तो एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने जो काम सौंपा था उसका क्या? हुआ युहाव ने कहा, "वो भी होगा। बस हमें अलग-अलग काम करना होगा। मैं एक पत्र लिखता हूँ, तुम वो पत्र लेकर एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर को देना ताकि वो एल्डर श्वान तक पहुँचा दे।" नंचुकी ने मुँह फुलाया, तुम तो बस मुझे भेजने के बहाने चाहिए।" होयाओ ने हँसते हुए कहा, "अरे ऐसा मत सोचो, ये काम बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें डिवाइन आइस क्रिस्टल का एक टुकड़ा दूँगा, वो टीचर श्वान तक पहुँचाना। वो इसे देखकर तय करेंगे कि ये सोल टूल्स बनाने में कितना उपयोगी है। इससे तुम्हारा भी फ़ायदा होगा।" ये सुनकर नानच्यू का मूड थोड़ा ठीक हुआ। "ठीक है, लेकिन याद रखना तुम मुझ पर एक उधार रख रहे हो।" होयुहा मुस्कुराया। "ठीक है, मान लिया।" उसने पत्र लिखा, क्रिस्टल का टुकड़ा दिया और नानच्यू को विदा किया। फिर वो आइस बेयर किंग के साथ हेवनली सोल एम्पायर की ओर निकल पड़ा। मंजिल थी सेटिंग सन फॉरेस्ट। ये जगह हेवन डो सिटी के पास थी और हेवन डो सिटी का नाम सुनते ही होयुहाओ का दिल भारी हो गया। कभी यहीं से टांग सेक्ट की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब वो शहर सन मून एम्पायर के कब्जे में था। युहाओ ने मन ही मन ठाना, अगर मौका मिला तो वो हेवनली सोल एम्पायर की मदद करके इस शहर को वापस लेगा। अब उसका अगला मिशन था सेटिंग सन फॉरेस्ट में जाकर बिग माओ और सेकंड माओ की सुरक्षा की जांच करना, फिर हेवनली सोल एम्पायर के इलाकों में जासूसी करना, सन मून एम्पायर की सेना की तैनाती का पता लगाना और होली गोस्ट चर्च के लोगों के ठिकाने खोज निकालना। साथ ही टांग्या और माशाओताओ की तलाश भी करनी थी। वो जानता था ये काम आसान नहीं होगा और शायद महीनों लग जाएंगे, इसीलिए उसने नैनचुक्यू को साथ नहीं लिया। हुयुहाव अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए आसमान में उड़ता रहा। कई बार उसे सन मून एम्पायर के एरियल सोल टूल्स मिले, लेकिन उसने हर बार उन्हें चकमा दिया। आइस बेयर किंग की हालत को देखते हुए वो धीरे धीरे उड़ रहा था। 2 दिन की यात्रा के बाद दोनों हेवनडो सिटी के बाहर पहुंचे। हेवनडो सिटी अब किले की तरह सुरक्षित था। ऊपर आसमान में अनगिनत सर्वेलेंस सोल टूल्स घूम रहे थे। दीवारों पर सनमून एम्पायर का झंडा लहरा रहा था और चारों ओर सैनिक गश्त कर रहे थे। दूर से उस शहर को देखते हुए होयुहाव के मन में बस एक ही बात थी, कभी ये शहर हमारा था, टैंग सेक्ट का घर। अब ये दुश्मनों के कब्जे में है।
लेकिन एक दिन इसे वापस लाया जाएगा। और यहीं से होयुहाओ के सफ़र का नया अध्याय शुरू होता है, जहाँ उसे न सिर्फ अपने मिशन पूरे करने हैं, बल्कि अपने दिल के ज़ख्मों से भी लड़ना है। हेवन डाउ सिटी के आसपास इतने सारे सैनिक तैनात थे कि होयुहाओ को यकीन हो गया कि यहाँ निश्चित रूप से कुछ सोल मास्टर्स मौजूद हैं। उसे शक है कि होली गोस्ट चर्च के लोग भी यहाँ होंगे। उसने सेटिंग सन फॉरेस्ट से लौटकर वह इसकी जांच करेगा। फिर वह मुड़ा और तेजी से सेटिंग सन फॉरेस्ट की ओर उड़ चला। उड़ते हुए उसके मन में प्रिंसेस वीना और बॉडी सेक्ट के बाकी सदस्यों का ख्याल आया। रेडियंट सिटी में जब आखिरी बार मिले, वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अब वे एक ऐसे देश के नागरिक हैं जो अस्तित्व में ही नहीं रहा। सेटिंग सन फॉरेस्ट हेवनडो सिटी से ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर में घना जंगल सामने दिखाई देने लगा। दूर से ही उसमें चमकदार रंगों की हल्की झलकें दिख रही थीं, जो कि खतरनाक जहर का संकेत थीं। हुयुहाओ ने पास उड़ रहे आइसबेयर किंग से कहा, सावधान रहना लिटिल बाय, इस जंगल में बहुत जहरीली मियाज़मा है। आइसबेयर किंग हंसते हुए बोला, ग्रैंडफर, जहर तो वो चीज़ है जिससे मुझे सबसे कम डर लगता है। एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट्स हमारी बेहद ठंडी शक्ति के कारण किसी भी जहर का सामना कर सकते हैं। बस चलिए, चिंता की कोई बात नहीं। होयुहा मुस्कुराया। सही कहा इसने। मेरी अल्टीमेट आइस भी जहर से अप्रभावित रहती है, और आइसबेयर किंग मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। स्नो एम्प्रेस ने मुझे सच में एक बेहतरीन साथी दिया है। इसी कारण आज मैं निडर होकर हेवनडो सिटी तक गया था। दोनों सेटिंग सन फॉरेस्ट में दाखिल हुए और हुओ युहाओ उसी रास्ते से गया जहां से वह पहले आया था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पहली बार जब वह यहाँ आया था, तब वह बेहद कमजोर था और इस जगह की रहस्यमयी शक्तियों को समझ नहीं पाता था। अब वह एक सोल सेज बन चुका था, जो लगभग सोल डुलू बनने की कगार पर था। पिछले कुछ दिनों से वह लगातार मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस अब्सॉर्ब कर रहा था, जिससे उसकी सोल पावर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह अगली सीमा के बहुत करीब है, और यह सोचकर वह खुद भी हैरान था। जब वह श्रेक सिटी से निकला था, तब उसकी सोल पावर रैंक 74 थी। मुश्किल से एक महीना बीता था और वह अब अगले बॉटलनेक को छूने वाला था। इतनी तेज कल्टीवेशन गति वाकई अद्भुत थी। इस गति का बड़ा कारण था मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस का अब्जॉर्प्शन, स्नो एम्प्रेस का मार्गदर्शन और उसका सोल कोर जो लगातार उसे शक्ति देता रहता था, भले ही वह मेडिटेशन न कर रहा हो। कुछ देर बाद आइस फायर यिन यांग वेल सामने दिखाई देने लगी। हुओ युहाओ ने स्नोई डांस अल्टीमेट आइस का प्रयोग किया ताकि जहरीली हवा हट जाए और आइस बेयर किंग को लेकर घाटी में उतर गया। लेकिन नीचे पहुंचते ही वह ठिठक गया। जहां पिछली बार यह जगह स्वर्ग जैसी लग रही थी, अब वहां सब कुछ अस्त व्यस्त था। घाटी में फैले पौधे और हर्ब्स घने तो थे, पर अब सब कुछ बेतरतीब और उलझा हुआ लग रहा था। कई पौधे बाहर से गायब हो चुके थे। कुछ जगह तो सिर्फ खाली मिट्टी दिख रही थी। भीतर के इमॉर्टल हर्ब्स तो अभी भी वैसे ही थे, लेकिन पूरा इलाका किसी ने बिगाड़ दिया था। हो यूहाओ के मन में सवाल उठा, क्या कोई यहाँ आया था? वहां आइस फायर यिनयांग वेल की ओर बढ़ा ही था कि एक उदास आवाज गूंज उठी, तुम आ गए। आइस बेयर किंग तुरंत सतर्क हो गया। सामने एक बड़ी गुलाबी फूल जैसी आकृति धीरे धीरे झूम रही थी। वह थी डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल। उसकी आवाज में उदासी और नाराजगी साफ झलक रही थी। हुयो ने कहा, यू कैसी हो? वह गुस्से में बोली, अच्छी नहीं हूं। जब से तुमने वो दो दुष्ट यहाँ छोड़े हैं, हमारी जिंदगी दूभर हो गई है। होयुहाव चौंक गया। उसे याद आया कि वह बिग माओ और सेकंड माओ की बात कर रही है। वे दोनों डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ बेयर्स जो उसने यहाँ छोड़े थे। उसने पूछा, क्या हुआ यू? उन्होंने क्या किया? वह बोली, क्या किया? उन्होंने पूरा इलाका बर्बाद कर दिया। बाहर की सभी हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियां खा गए, और कई बार हमें भी खाने की कोशिश की। अगर हमारी कुछ शक्ति बाकी न होती तो हम अब तक उनके पेट में होते। हमने उन्हें सिर्फ तुम्हारे सम्मान में नहीं मारा, लेकिन अब वे इतने ताकतवर हो गए हैं कि अगर जल्द नहीं रोका गया तो वो सब कुछ खा जाएंगे। हुयुहाव ने तुरंत कहा, माफ करना यू। मुझे सच में नहीं पता था कि वो ऐसे बर्ताव करेंगे। मैं उन्हें आज ही वापस ले जाऊंगा। यूयू ने राहत की सांस ली, और उसके साथ बाकी हर्ब्स ने भी राहत महसूस की, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उधर आइस बेयर किंग ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वह खुशी से बोला, वाह, ये पानी तो बहुत मजेदार लग रहा है, और बिना कुछ सोचे समझे सीधा एक्सट्रीम चिल आइस स्प्रिंग में कूद गया। यू हड़बड़ा गई। क्या तुम्हारा दोस्त खुदकुशी कर रहा है हुआ युहाव?
हुआयुहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, चिंता मत करो, वो ठीक रहेगा। थप! एक जोरदार आवाज आई और आइस बेयर किंग पानी में गायब हो गया। हुआयुहाओ ने फिर कहा, यू, बिग माओ और सेकंड माओ कहाँ हैं? मैं तुरंत उन्हें ले जाता हूँ। यू ने अपने बड़े फूल से एक दिशा में इशारा किया। वो उधर हैं, हमेशा की तरह सो रहे हैं, शायद पेट भरने के बाद। जल्दी जाओ और उन्हें ले जाओ। अब और बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, मैं अभी ले जाता हूँ। वह तेजी से उधर बढ़ा। रास्ते में सारे पौधे और हर्ब्स अपने आप हटते गए, जैसे उसे रास्ता देने लगे हों। वहां पहुंचकर हुईहाव ने देखा। बिग माओ और सेकंड माओ गहरी नींद में थे। चारों ओर अधखाए हर्ब्स पड़े थे और बिग माओ के मुंह के कोने पर अब भी हरे अवशेष लगे थे। हुईहाव दंग रह गया। उनका आकार अब पहले से दोगुना हो चुका था। टांग सेक्ट में रहते हुए वे सिर्फ 3 मीटर ऊंचे थे, लेकिन अब वे लगभग 7 मीटर के हो चुके थे। कम से कम वे अब 1000 ईयर डार्क गोल्डन टेराक्लॉ बेयर्स के स्तर पर पहुंच चुके थे, जिनसे 10,000 ईयर सोल बीस्ट्स भी डरते हैं। लगता है उन्होंने बहुत नुकसान किया है, लेकिन उनकी ग्रोथ सच में अद्भुत है, उसने सोचा। असल में जब बेई ने उन्हें यहाँ छोड़ा था, तो यू और बाकी हर्ब्स ने सोचा था कि इतनी विशाल घाटी में वे सदियों तक भी सब कुछ खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि डार्क गोल्डन टेराक्लॉ बेयर्स की भूख और पाचन शक्ति कितनी भयानक होती है। वे यहाँ आने के बाद से लगातार रेयर और स्पिरिचुअल हर्ब्स खाते रहे। दिन में खाते, रात में सोते और डाइजेशन से सारी स्पिरिचुअल ची को अपने शरीर में खींच लेते। मनुष्य होता तो इतनी ऊर्जा से शरीर फट जाता, पर ये दोनों भालू मानो चलती फिरती अब्जॉर्प्शन मशीन्स बन गए थे। इसलिए जब हुआयुहाओ यहाँ पहुंचा तो पूरा इलाका बर्बादी का दृश्य बना हुआ था। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।